उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक है, जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, गुड गवर्नेंस, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज योर सिलेबस। तो सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो टफ नहीं है। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो आपका आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जो है टॉपिक आपके क्लियर कराने की कोशिश करूंगी। तो ये यहाँ तक हो गया। ओके, सिलेबस के बाद वो है ओके, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? यू कैन ओनली राइट द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है क्लास से रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो यस, आप डोंट वरी, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि आपको स्क्रीन शेयर करके वो करा दूं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो। बस मैंने ये सोचा था कि आप जो है वो इंटरेक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देन ओके, अगर पीडीएफ से बहुत अच्छा समझ में आता है आप लोगों को तो नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर द पीडीएफ। और ये जो मैं क्लास में करा रही हूँ वो दैट विल बी सफिशिएंट, दैट इज द गाइडेंस फॉर यू कि आप अपने सिलेबस को किस तरह से करेंगे। कोशिश करेंगे हम कि पूरा सिलेबस आपका हो जाए, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आपके पास एक बुक होती है तो दैट विल बी इंक्रीज योर मार्क्स। एक एक जो है आपके पास होना चाहिए, कोई एक मटेरियल जो आपके पास रहे। अदरवाइज आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ एवरी टॉपिक। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको लेना है, अगर आप ले सकते हैं तो वो अच्छा होगा। देन यस, थैंक यू। तारीफ भी की है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। यस, पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी। लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र में क्या क्या है, कौन लोक प्रशासन में आते हैं, भूमिका निभाते हैं। ओके, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन यस, लोक प्रशासन के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र से अभिप्राय ये है कि लोक प्रशासन का जो नेचर है वो किस तरह का है, क्या ये टोटली साइंस है या कला है। तो हमने लास्ट क्लास में जो है इसके बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो विचारक हैं इसको कला मानते हैं और कौन से विचारक जो है इसको पूरी तरह से जो है साइंस मानते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो दोनों दोनों तरह के विचारक हैं जो मानते हैं कि लोक प्रशासन का जो नेचर है वो दोनों तरह का है, क्योंकि कला और ये विज्ञान दोनों है, क्योंकि ये समाज में प्रयोग होता है और समाज की जो प्रकृति है वो हमेशा बदलती रहती है। तो जैसे जैसे समय बदलता है, आवश्यकताएं बदलती हैं, वैसे वैसे किसी भी विषय का जो है वो स्वरूप भी बदल जाता है। और अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि एक इंटीग्रल है, एक साथ है। जैसे मान लो कि किसी ऑफिस की हम एग्जांपल लें तो ऑफिस में आपको जो है सेटअप जो मिलेगा तो उसमें चीफ या कहें डायरेक्टर बोले उसको या चीफ बोले उसको या फिर प्रेसिडेंट बोले, जो भी उसमें सबसे हायर पोजीशन पर जो है उस व्यक्ति से लेकर उस ऑफिस का जो लास्ट पर्सन है, दैट इज द गेट कीपर और चपरासी जो भी है, तो वो सब दैट ऑल पर्सन आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो सब इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, जिसको एल डी वाइट और मार्शल ई डिमॉक जो है वो मानते हैं कि लोक प्रशासन की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो इंटीग्रल है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जो पद सोपान जो प्रक्रिया जो हायरार्कल जो ऑर्डर है, नो डाउट कि उसमें ऑफिशियल जो ग्रेडिंग होता है सबसे बड़ा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, लेकिन एवरीबडी come into this process in this administration. So ये जो है लोक प्रशासन का एकीकृत इंटीग्रल अप्रोच है। और इसी का दूसरा अगर हम अप्रोच देखें या इसका दूसरा दृष्टिकोण देखें तो वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, मैनेजरियल
जो है वो है प्रबंध से जुड़ा हुआ है। प्रबंध से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो प्लानिंग करना हो, चाहे वो ऑर्डर देना हो, चाहे वो कंट्रोल करना हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन करना हो, तो इससे रिलेटेड ऑफिस में जितने सारे काम होते हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो तरह की अप्रोचेस के माध्यम से जो है लोक प्रशासन को समझा जा सकता है। और इसी में जो है जो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा मानते हैं, जो इसमें जो विचारक हैं, जो लूथर गुलिक, स्मिथ वर्क, साइमन और थॉमसन, इन लोगों की हम अप्रोच जो है वो आगे चल करके पढ़ेंगे, वो मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से दो पर्सपेक्टिव में हम इसको समझ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर, यस, हाँ, मैं अगली क्लास में श्योरली आई विल शेयर द नोट्स ऑन स्क्रीन। Already I have suggested many books and I told you the name of the writer. Yes, जो फ्रेंक, जो नेक्स्ट जो अगर हम उनकी बात करें कि 1900 में जो बुक जिन्होंने लिखी, फ्रेंक जे गुडनाउ। फ्रेंक, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, गुडनाउ। फ्रेंक जे गुडनाउ जो है 1900 के टाइम पर 1900 में उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके माध्यम से उन्होंने राजनीति से प्रशासन को अलग जो है वो बताया था उन्होंने। यस, बुक्स जो है मैंने आपको बता चुकी हूँ। हिंदी, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए आप जो है मनोज सिन्हा की बुक भी ले सकते हैं। आप जो है सुषमा यादव और भगवान गौतम की भी बुक देख सकते हैं। देन यस, जिनके पास है उनको और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो है दैट इज सफिशिएंट, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि सिलेबस ऑलमोस्ट, क्योंकि जो ये पर्सपेक्टिव जो सिलेबस है आपका, जो सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट कंटेंट इज अवेलेबल इन एनी बुक। सारी बुक्स में आपका सिलेबस जो है वो कवर करता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो है वो खुद से जो है लैंग्वेज देख करके, बुक को देख करके आप उसको बताएं। थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास को एंजॉय करें, समझें, और मैं कोशिश करूंगी आपको साथ रहने की, आपको सारे डाउट क्लियर करने की। वेरी गुड। राजू रंजन ने क्वेश्चन पूछा है, उगांश स्मार्ट। यस, आई विल डिस्कस। उससे पहले जो है, अगर स्मार्ट किसी को मालूम है स्मार्ट का मतलब क्या है, तो वो चैट बॉक्स में जो है वो डाल सकते हैं। यस, ये दिस इज द ऑफिशियल मैटर। व्हाट्सएप ग्रुप अगर बन सकता है तो आप जो है वो इसको देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऑफिशियल आप लोग बात कर लीजिए, अगर वो वहाँ पर आप क्वेरीज हैं और कुछ इस तरह से बात हो सकती है या नहीं हो सकती है।
बुक्स मैं बता चुकी हूँ आप लोगों के लिए, बार बार वही सवाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं चेक बॉक्स में सारी चीजें नहीं देख सकती हूँ। अगर आप अननेसेसरी बार बार अगर सिर्फ राइटर्स और ये सब पूछेंगे तो फिर उसके बाद जो है चेक बॉक्स भर जाएगा, तो आई कैन नॉट फोकस ऑन द क्लास। तो सारे टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट सभी बुक्स में अवेलेबल हैं, तो डोंट वरी अबाउट द बुक। और किसी के पास बुक है तो दोबारा से जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, उसी बुक से काम चलेगा। एसओएल का जो मटेरियल है, क्लास जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रही हूँ, तो फिर वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी और प्लस आपका जो क्लास है। यस, तो ओके, लास्ट क्लास को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर हम सेकंड फेज की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। yes, now there is no new message related to any queries. यूपीएससी में अगर आपके पास ये होगा तो यूपीएससी में हेल्प करेगा, अदरवाइज जो है वो आपको अपना पेपर एग्जाम देना है एज अ पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ले रहे हैं इसको एज अ सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू, तो आप जो है वो सीरियसली इसको पढ़ना शुरू करें। सो मैं थोड़ा सा 5 मिनट में जल्दी से जो है वो ब्रीफ कर देती हूँ लास्ट क्लास को कि किस तरह से जो है हम किस तरह से इसकी डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं। तो प्रशासन का अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो प्रशासन जो है वो संस्कृत की शास धातु से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है शासन। शासन प्रशासन मतलब देखभाल करना या प्रबंध करना। जो प्रशासन है उसका अर्थ होता है देखभाल करना या प्रबंध करना, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लैटिन भाषा के एड ए डी प्लस मिनिस्टर से बना है, जिसका अर्थ होता है मैनेज करना। तो लोक प्रशासन के अगर अर्थ को समझने की हम कोशिश करें तो इसका अभिप्राय ये है कि देखभाल करना, प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। तो लोक प्रशासन का संबंध जो है वो स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय सभी स्तरों के मामलों के प्रबंधन से होता है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल में कोई और करेगा और लोकल लेवल में कोई और करेगा। तो इट मीन्स एट एवरी स्टेज, एट एवरी लेवल। तो लोक अगर जब इसमें जुड़ जाता है, लोक का मतलब होता है सरकारी, सार्वजनिक। तो सरकारी प्रशासन, सरकारी क्षेत्र जो है वो जनहित में काम करने वाला जो प्रशासन है वो लोक प्रशासन कहलाता है। और जो निजी प्रशासन को अगर हम देखें जो प्राइवेट होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में सेम जो है प्रबंध और मैनेजमेंट होता है, लेकिन उसका उद्देश्य यस डिफरेंट होता है। क्योंकि जो सरकारी प्रशासन है या जो लोक प्रशासन है उसका कार्य होता है पब्लिक के लिए कार्य करना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना। लेकिन जो निजी जो प्रशासन होता है उसका अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाना। तो इस तरह से जहाँ सिमिलैरिटीज हैं वहां पर उसमें जो है डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। सो इस तरह से जो है प्रशासन के अर्थ को समझा जाए। तो कार्यों को पूरा करना, अगर जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जो उद्देश्य निर्धारण किए हैं, लोक कल्याण के लिए जो उद्देश्य निर्धारण किए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम जो होता है वो प्रशासन का होता है। तो प्रशासन मीन्स कि आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो जुडिशियरी इज सेपरेट, लेकिन एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेशन जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनके साथ सेपरेशन का सिद्धांत जो है वो काम नहीं करता है। दैट वर्क्स टू जुडिशियरी।
तो दोनों आपस में इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि एक अगर कानून बनाता है, कार्यपालिका अगर कानून बनाती है, विधायिका अगर कानून बनाती है, तो कार्यपालिका जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हैं। उनके बीच में किसी तरह का अगर विवाद होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जुडिशरी काम करती है। तो इस तरह से अगर हम समझें तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसको हम लोक प्रशासन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो स्थायी, तो जो प्रशासन होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, और जो सरकार, जो लेजिस्लेशन जो होती है, जो विधायिका होती है, वो चुनी जाती है 5 साल के लिए, तो हर 5 साल के बाद बदलती है। लेकिन जो कार्यपालिका होती है, जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, वो एक बार उनका जो विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो जो है रिटायरमेंट तक जो है वो काम करते हैं, 60 या 65 साल की उम्र तक। आंसर के लिए देखिए, पेजेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आंसर आप लिखेंगे, कोई भी, सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आता है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य क्षेत्र और इसकी महत्व की विवेचना कीजिए। तो पहले आप इसका अर्थ बताएंगे, फिर इसका कार्य क्षेत्र बताएंगे, फिर उसके महत्व को बताएंगे। तो इस कंटेंट को ही डिफाइन करने में आपको 5 से 6 पेज जो है वो लगेंगे। तो अगर मेन कंटेंट भी अगर एक आंसर को लिखते हैं, तो आपका जो है वो 6 से 7, दैट इज द मिनिमम मैटर। और इसके बाद जब आप इसको एलोबरेट करेंगे तो वो इट गोज टू मैक्सिमम 10, 11, 12, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, कि आप कितनी स्पीड के साथ जो है वो अपना आंसर लिख सकते हैं। सो पेज डजंट मैटर, कि पेज ऐसा नहीं है कि आप 4 पेज करके आ जाएंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर आपने कंटेंट नहीं लिखा है और आप 20 पेज भर के आ जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में जो है वो मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपका आंसर जो है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आपका जो आंसर है, आप उसमें डायग्राम बना सकते हैं, आप उसमें फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सो यू मेक टू योर इवेल्युएटर टू सी योर आंसर। आपका आंसर वो देखे, आपको दूसरों से कुछ अलग लिखना है। सो मैं एक क्लास में आंसर कैसे लिखते हैं वो लिखने का तरीका भी मैं आपको जो है वो बता दूंगी। और फ्लो चार्ट, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको फेजेस ही पढ़ा रही हूँ आज की क्लास में, तो फेजेस के साथ के, जैसे मान लीजिए कि विकास, लोक प्रशासन का विकास, आपने ऊपर हेडिंग डाला, फिर उसके बाद नीचे जो है एक एरो निकाल के फिर आपने उसको फ्लो चार्ट बना दिया, उसके अलग अलग स्टेजेस लिख दिया। तो 6 कॉलम बना के आपने उसमें लिख दिया कि आपका जो है 1887 टू 1926, देन अनदर जो फेजेस है वो 1927 टू 1937। तो इस तरह से जो आपके आगे आने वाले जो फेजेस हैं आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, आपका आंसर जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इस तरह से जो है वो आप लिख सकते हैं। युगांश, युगांश नाम है आपका, एम आई राइट? यस, ओके। हाँ ठीक है, आप जो है वो क्वेश्चंस देखते जाइए और मैं जो है वो आपके जवाब देती जाऊंगी। मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यस, तो यस, कम ऑन सेकंड फेज जो हम डिस्कस कर रहे थे 1927 से 1937 का जो गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा का मतलब ये है कि इसलिए कहा गया गोल्डन एरा को क्योंकि ये एक ऐसा फेज था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट, कि लोक प्रशासन का राजनीति से अलग एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से विकास हुआ, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले फेज में क्या हुआ कि ये कहने की कोशिश की गई वुडरो विल्सन के द्वारा और फ्रैंक जे गुडनाव के द्वारा कि ये जो है राजनीति से अलग है, और उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू जो है उनको बताने की कोशिश की कि ये अलग कैसे है। उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दिया और नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में अर्थ बताते हुए उसको अलग करने की कोशिश की। तो इस तरह से अब नेक्स्ट फेज क्या आएगा कि अगर सवाल खुद खड़ा होता है कि अगर राजनीति से अलग है प्रशासन,
तो फिर उसके क्या सिद्धांत क्या है, उसको अलग कैसे माना जाएगा? तो गोल्डन एरा इसको इसलिए बोला जाता है कि ये वो फेज है जिसमें राजनीति के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की कोशिश की गई कि राजनीति में, लोक प्रशासन में अगर ये सिद्धांत, लोक प्रशासन के ये सिद्धांत हैं, ऐसे काम करना पड़ेगा तब वो प्रशासन कहलाएगा। सो पोस्टकॉर्प में बता रही थी आपको, पोस्टकॉर्प POSDCORP, तो पोस्टकॉर्प के द्वारा जो है प्रिंसिपल बताने की कोशिश की गई कि राजनीति के सिद्धांत जो है ये होते हैं। तो पोस्टकॉर्प, तो पी का मतलब होता है प्लानिंग। मैं यहाँ पर जो है उस शब्द को लिख रही हूँ और आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा, POSDCORP, पोस्टकॉर्प। So पोस्टकॉर्प POSDCORP, आई होप सब लोगों ने इसको देख लिया होगा। पोस्टकॉर्प, पोस्टकॉर्प के द्वारा, इस एक शब्द के द्वारा जो है लूथर गुलिक ने, एक विचारक थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने इस शब्द के माध्यम से जो है प्रशासन को डिफाइन करने की कोशिश की और कैसे इस 7 सिद्धांत, लोक प्रशासन के 7 सिद्धांतों को दिया उन्होंने। कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो 7 शब्दों के माध्यम से जो है पोस्टकॉर्प को बताने की उन्होंने कोशिश की। आपको इसमें 8 शब्द दिख रहे होंगे, लेकिन CO जो है वो एक साथ है, ठीक है। CO को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो P इज सेपरेट, P इज 1, O इज अनदर, S3, D E4, CO5, R6 एंड B7। तो प्रशासन के 7 सिद्धांत के माध्यम से, तो 7 प्रिंसिपल को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की इस फेज में, इसलिए उसको गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो P का मतलब होता है प्लानिंग। किसी भी ऑफिस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला सिद्धांत है प्लानिंग करना, कि कोई भी कार्य जो है उसको क्रियान्वयन रूप जो है वो कैसे देना होगा, प्लानिंग करके। कि कोई भी कार्य करना है, क्योंकि सरकार जो उद्देश्यों का निर्धारण करती है लोगों के कल्याण के लिए, चाहे वो किसी भी कानून के रूप में हो या फिर वो किसी भी कार्यक्रम के रूप में हो। जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके लिए इंडिया है, या स्वच्छ भारत मिशन है, तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स है। या फिर हम मार्जिनल सेक्शन के वेलफेयर की अगर हम बात करें तो उसमें पेंशन स्कीम्स बहुत सारी चलती हैं, या स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो फेलोशिप स्कीम्स कितनी सारी चलती हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से गवर्नमेंट, अलग अलग नीतियों के माध्यम से सरकार जो है वो लोगों का कल्याण करने की कोशिश करती है। तो वो बनाती है, उनको नीति निर्धारित करती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो विभिन्न अधिकारीगण करते हैं। जैसे लॉ, अगर मान लो कानून बना दिया, अब कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन होता है? पुलिस, है ना। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और जुडिशियरी जो है वो उस लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करने वाले को सजा देती है। तो आपस में जो है वो कनेक्शन होता है। तो पुलिस भी है जो इसमें प्रशासन, जो विभिन्न अधिकारी जो सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी और पीसीएस जो है उसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में वो उसके हिस्सा होते हैं। तो प्लानिंग जो है वो फर्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोक प्रशासन का जो पहला सिद्धांत है वो है योजना बनाना, निर्देशन करना या गाइडेंस देना। ओ जो सेकंड सिद्धांत है, लोक प्रशासन का जो दूसरा सिद्धांत है उसका अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से जो है वो, कोई भी संगठन जो है उसको किस तरह से संगठित करना है, उसमें कौन लोग होंगे, किस तरह से कार्य करना है, उसका जो फाइनेंशियल जो है वो किस तरह से होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन इज द सेकंड इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पोस्टकॉर्प। वी आर ट्राइंग the principles of public administration through the word given by Luther Gulick, that is Post-Corp. So S का मतलब होता है स्टाफिंग, स्टाफ। किसी भी ऑफिस में अगर आप देखो तो स्टाफ का सिलेक्शन होता है,
जो बॉस जो होता है, बॉस डायरेक्टर या जो भी कहें, मैनेजर क्या कहें, उससे लेकर के बिल्कुल जो लास्ट पायदान पर जो होता है, जो उस ऑफिस का पीओन हो सकता है या उस पूरे संगठन का, पूरे ऑफिस का जो है वो कर्मचारी हो सकता है। सो उनका सिलेक्शन होता है, उनका चयन होता है और उसके बाद उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह से एस फॉर स्टाफिंग। और नेक्स्ट अगर डी की बात करें तो डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, निर्देशन देना। क्योंकि मान लीजिए कि ऑफिस भी बना लिया, उसमें प्लानिंग भी हो गई क्या काम करना है, स्टाफ को भी जो है वो नियुक्त कर लिया, लेकिन सारे सब स्टेज पर सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सो बॉस या डायरेक्टर या जो जो बड़ा कोई भी पोस्ट हो सकती है, वो क्या करता है, नीचे वाले लोगों को डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, उनको डायरेक्ट करता है। तो ठीक वैसे ही अगर हम अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम देखें तो बड़े ऑफिसर से नीचे लेवल पर लोगों को जो है वो डायरेक्शन मिलती है कि कैसे कैसे काम करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि बड़े अधिकारियों से नीचे की तरफ जो है वो निर्देशन आता है, डायरेक्शन आता है। सो डी फॉर डायरेक्शन। देन सीओ, सीओ को एक साथ लेंगे जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वयन। अगर मान लीजिए कि एक बड़ा ऑफिस है और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, सब अपने अपने पद पर अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर उनके बीच में समन्वयन नहीं है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो लोग जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में फिर क्लैशेस होंगे। तो इसीलिए लोक प्रशासन का जो जो ये पांचवा जो सिद्धांत है, दैट इज द समन्वयन। और नेक्स्ट अगर हम आर की तरफ मूव करें तो उसका मतलब होता है रिपोर्टिंग, कि अगर काम कर लिया, निर्देशन दे दिया, लोगों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके स्टाफ को भी बहुत कुशल बना दिया, तो जो काम हुआ है उसका रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसमें हर एक ऑफिस में हर एक काम की जो है वो रिपोर्ट होती है। भारत सरकार भी रिपोर्ट देती है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जो है जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन के भी संगठन कहीं पर भी हो सकता है, ऑफिस कहीं पर भी हो सकता है, तो हर एक को उस रिपोर्ट को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो है ये पता चलता है कि क्या डिसाइड हुआ था और क्या जो है हम अचीव कर पाए हैं। सो एम्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव और जो क्रियान्वयन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो आउटपुट है। हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया था, जो गोल्स डिसाइड किए थे और जो आउटकम हुआ है, उन दोनों के बीच में कितना गैप है, वो रिपोर्टिंग के थ्रू जो है वो पता चलता है। और इससे ये भी आगे के लिए और नेक्स्ट स्टेप क्या लिए जा सकते हैं, ये आगे जो है वो जो है प्लानिंग, अगेन प्लानिंग की जा सकती है। सो रिपोर्टिंग इज द sixth major principle of public administration. So the last principle, 7 principles में से जो last 7th principle है, that is budgeting. किसी भी ऑफिस को रन करने के लिए, किसी भी प्रशासन को, किसी भी व्यवस्था को रन करने के लिए जो है वो धन पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कि जब बजट बनता है तो हर एक डिपार्टमेंट को जो है वो एलोकेशन किया जाता है, एलोकेट किया जाता है कि इतना पैसा शिक्षा के लिए, इतना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इतना हेल्थ के लिए। तो अलग अलग जो विषयों में, क्षेत्रों में जो है वो पैसे को, धन को एलोकेट किया जाता है, जिससे कि वो फिर आगे उस कार्य को किया जाता है। तो प्रशासन का जो 7th मेजर जो प्रिंसिपल है, दैट इज बजटिंग। तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें दोनों ही चीजें शामिल होती है कि बजट जो है वो अवेलेबल जो बजट है वो भी, और इसके अलावा जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जो संसाधन अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से और ज्यादा बजट कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार जो है वो हर एक डिपार्टमेंट को पैसा एलोकेट करती है और फिर वो जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो चलता है नेक्स्ट ईयर्स के लिए। तो उसके अलावा
दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो राज्य और जो है वो अलग अलग जगह पर टैक्स जो लगता है, हम कोई भी एक्टिविटी, हम सर्विस टैक्स भी देते हैं, हम जब रोड पर चलते हैं तो टोल टैक्स भी देते हैं। तो सो दैट इज द अर्निंग ऑफ द स्टेट। सो और पंचायत में किसी भी लेवल पर, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, सो जो प्रशासन है वो धन को बनाता है मीन्स कि वो जनरेट भी करता है, क्योंकि जो फिक्स्ड अमाउंट है उससे काम नहीं चल सकता है, क्योंकि आगे के काम के लिए जो है वो और भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से जो है धन जो है या बजट जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए जो ये एरा है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास का, इसको गोल्डन एरा इसलिए बोला जाता है कि इस एरा में जो प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, जो 7 सिद्धांत हैं, उनका जो है वो विकास हुआ था। इसके अलावा जो है हम थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो थर्ड फेज स्टार्ट होता है, तीसरा चरण जो है लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण है 1937 से लेकर के 1947 तक, 1938 से लेकर 1947 तक, 1947 तक। तो अगर हम इस एरा की अगर हम बात करें तो अब जो है वो मैनेजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो करके, क्योंकि जो प्रशासन है वो एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो प्रशासन में काम करना पड़ेगा। ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा जब हम थियरीज को करेंगे। जो है ये हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे मान लीजिए कि टेलर का जो सिद्धांत था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी था, तो वो साइंस के ऊपर आधारित था, फोर्स के ऊपर था। जो फोर्स लगती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट होता है। तो इस तरह से जो साइंटिफिक थियरीज को लोक प्रशासन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। तो उसके विरुद्ध हम ये कह सकते हैं कि थर्ड फेज जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि अब जो है ह्यूमन बिहेवियर पर, मानव व्यवहार पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा, क्योंकि ये कोशिश की गई कि अगर हमें किसी भी ऑफिस से ज्यादा आउटपुट लेना है, ज्यादा उत्पादन करना है। उत्पादन का मतलब यहाँ पर कोई चीज बनाने से नहीं है, बल्कि कोई भी ऑफिस, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आउटपुट है दैट इज द एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन। जब स्टूडेंट्स वहां से पढ़ करके जब निकलते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जब अच्छी जगह जब वो सेटल हो जाते हैं, उनकी अच्छी जगह नौकरियां लगती हैं, जो दे अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट, so that is the output of that particular education institution. So this is for example। ऐसे ही तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को या प्रशासन को अगर ज्यादा आउटपुट लेना है तो उनको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन उस मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो एनवायरमेंट है काम करने का वो कैसा है, प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है कि नहीं है, प्रॉपर उनको रेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सपोज मान लीजिए कि लोगों से लगातार काम करवाया जा रहा है और उनको रेस्ट भी नहीं दिया जा रहा है, उनको छुट्टियां भी नहीं दी जा रही हैं, तो क्या पॉसिबल है कि वो लोग उस एनवायरमेंट में, उस माहौल में अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे? नॉट पॉसिबल। सो इस तरह से जो थर्ड फेज है, जो लोक प्रशासन का जो तीसरा चरण है विकास का, वो यांत्रिक पद्धतियों के विरुद्ध जो मानव जो व्यवहार है उस पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। तो हम ह्यूमन रिलेशन थियरी को पढ़ेंगे तो हम इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी मैं जो है आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वाले फेज में ये फोकस किया गया कि जो ऑर्डर मिल रहा है लोगों को
वो सबको समान रूप से मिल रहा है, या कोई फेवर तो नहीं कर रहा है, किसी को कोई ज्यादा अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, किसी को कोई बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट तो नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंसेस तो नहीं है, ऑर्डर सबको एक जैसा मिलना चाहिए। जो जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जब ऑफिस में ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में जो डिवीजन है वो प्रॉपर होना चाहिए, और जो कंट्रोल है वो भी जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये बताने की कोशिश की गई कि जो लोक प्रशासन है उसको जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो हम इसको इस बात से भी जोड़ सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो कला भी है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट किस पर हो रहा है, ह्यूमंस पर हो रहा है, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो समय के हिसाब से मांगों के हिसाब से जो है वो हमेशा बदलता रहता है। तो हर्बर्ट साइमन जो है वो इस समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट विचारक रहे हैं, जिन्होंने जो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बिहेवियर है उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। तो जब हम थियरीज में पढ़ेंगे तो एक बार इसको पूरा थियरीज के साथ में फिर से रिपीट कर दूंगी कि कौन से एरा में जो है वो है। जब आप इनका टाइम पीरियड के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद आएगी ये चीजें। तो नेक्स्ट अगर हम फेज को देखें, जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज मतलब कि जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें जो नेक्स्ट फेज आता है उसमें जो लोक प्रशासन का विकास है वो किस तरह से होता है। सो जस्ट आई एम सीइंग द न्यू कमेंट इफ देयर इज एनी। यस, जिसने क्वेश्चन बनाया है वो क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं, मैं उसको एक बार देख के पढ़ के बता दूंगी। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर भी जो है वो डिस्कस कर दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं।